तो मुझे ये बताइए कि ये जितना मैं जानता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीब काम कर रहा था और आपको मैंने एक दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग के लिए इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, और भी साथी आ रहे थे। तो आपने फोन पे बड़े चौंक के कहा कि गिल साहब आपको यकीन है आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब मुझे ही बुला रहे हैं, ये बाद में कैंसिल तो नहीं हो जाएगा इनवाइट, आप देख लें आपके लिए मसला ना बन जाए। तो मैंने हंस के कहा था नहीं नहीं आप आ जाएं। तो वो क्या माजरा था वो जरा लोगों के सामने तो थोड़ा सा रखें कि आप उस रजीम में भी, बाजवा साहब और फैज साहब के जमाने में भी अब रांदा दरगाह थे। हम सोच रहे थे कि अब की जो नए जो जो मैं ये कहूंगा मोहतरम लोग आए हुए हैं, चले आपकी वजह से हमारी भी कोई जान छूटेगी, क्योंकि कोई आप बात करेंगे उनसे, उनको कोई आपकी कहानी समझ आएगी, क्योंकि आप तो तब भी रांदा दरगाह थे। लेकिन मैंने देखा आप अब भी अताब का शिकार हैं, तो क्या आपका मसला क्या है? मेरा मसला बड़ा सादा सा है कि हम वही बात करते हैं जो हमें नजर आती है। एक जर्नलिस्ट खबर ही देता होता है, जर्नलिस्ट ने और क्या करना है। अगर जर्नलिस्ट जो है वो यारियां लगा लेगा तो फिर खबर कहाँ से देगा। तो वो होता है उसमें वो जो जो लोग आपके बारे में कान भरते थे ना वही लोग मेरे बारे में भी कान भरते होते थे। वो मुसलसल करते रहते थे। खान साहब के भी कान भरे जाते थे। और खान साहब तो उसका जाहिर है इंसानी कमजोरी होती है। खान साहब 10 बात जब एक 10 दफा कोई एक बात कही जाएगी तो खान साहब भी थोड़े हाँ। से, हाँ ठीक है ना, तो खान साहब थोड़े से दूर हो गए थे। और इसीलिए फिर क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जनाबे किसी ने काम दिखा दिया है और उन्होंने कह दिया कि जनाब ये सही नहीं है। अच्छा इन्हों नहीं तो बुलाना। फिर हाँ इन्होंने बुलाना। ये असल बाजवा साहब के बहुत करीब है। बाजवा साहब फैज साहब कहते थे कि ये उधर करीब है, उनको कहते थे उधर करीब है। इस तरीके से वो करते रहते थे। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मैं हैरान हुआ था कि ये आज कुफर कैसे टूट गया। तो वो फिर जाके मुझे हैरत भी हुई। तो जरा खान साहब को भी मैं देख रहा था, खान साहब भी जरा थोड़े से थे। तो मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर जो अगली नशिस्त हुई 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, तो उस दिन मैं आपको बताऊं कि हम तो अंदर बैठे थे तो खान साहब से सारे हम 8-10 लोग, अच्छा वो 8 के 8-10 लोग ही जेर अताब आए। आपको हैरत हाँ, की बात, सारे ही आए। सारे बुलाने आए। वाला मैं था, बुलाने आप वाला मैं था, आने वाले आप थे, हम सारे ही इधर ताब आए। सारे। और उसमें खावर गुम्मन पे पर्चा हो गया, डॉक्टर मोइज पे हो गया, मुझ पे हमारा हो भाई गया। अरशद शरीफ शहीद हो गया। शहीद अरशद शरीफ बेचारे वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वो कत्ल हो गए, सबसे ज्यादा संजीदा उनका हुआ। बहुत बहुत शमीर, बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही तकलीफ से बात है। वो शायद हाँ एक जी, ऐसी चीज है कि अब कुछ भी हो जाए वापस, कितनी भी हम करेक्शन कर लें, वो आपकी और मेरी जिंदगी को वो जो एक इम्पैक्ट और धचका पहुंचा है, वो शायद जितने भी दोस्त उनके दोस्त थे, अरशद को जो भी जानते हैं वो जानते हैं कि उसका कितना गहरा असर है उस इंसान का। तो मेरे लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान, सियासत, सहाफत, वो कभी दोबारा उस तरह की हो नहीं सकती। हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। वो इतनी तलखियां हैं बहुत ज्यादा। और ये एक्सट्रीम सोचा भी नहीं था कभी कि इस तरह का भी हो कोई सकता शक है। नहीं। और तो उसमें उस रात में एक और आदमी को देख रहा था। वो बार बार बाहर निकलता था। अगर आप कहेंगे तो नाम ले लूंगा, अगर आप कहेंगे तो ले नाम दे, ले खैर लेता। है, ले दे अगर लेना है तो। तो वो आ, अच्छा, वो बाहर खबरें चल रही थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, जनाब अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो मुझे अमाद यूसुफ साहब का, अमाद यूसुफ भाई का कॉल आई कि यार क्या हो रहा है आपके आपके इधर। मैंने कहा भाई हम तो उधर बैठे हैं, मैं भी हूँ, अरशद भाई भी हैं, कावर गुमन भी हैं, डॉक्टर मोईद भी हैं, फिरिया इदरीस भी हैं। मैंने कहा हम इधर बैठे हैं सारे। तो अच्छा, तो बाहर तो खबरें चल इमरान रही रियाज हैं। भी था आजकल, बेचारे को इमरान गायब किया रियाज, हुआ ये है। इमरान रियाज भी हम्म। थे। कि बाहर तो ये खबरें चल रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो उसने स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, फलां ने कर दिया। अच्छा, मैंने कहा जी अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची, हम यहाँ थे। तो वो मैंने देखा कि एक साहब बार बार बाहर जाते हैं और कॉल करते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कहता है कुछ ही नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, मुझे
मैं हैरान था कि ये, मैंने कहा हो सकता है किसी जर्नलिस्ट को ये खबर दे रहे हो। तो बहरहाल, तो अब पता चला कि वो साहब तो वो सारी सारी कार्रवाई वो डाल रहे थे, और अब उन्होंने जब तो लाइक ये लोगों को इसकी समझ नहीं आई कि जब आप और मैं बात कर रहे हैं कि ये बड़ी एक साइड पे हमारे लिए बड़ी, क्योंकि हमारी फैमिलीज इसमें से तबाह हुई, हम खुद हुए, घर बार, बच्चों के आपके स्कूल में, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ क्या कुछ हुआ, आम आदमी उसको समझ भी नहीं सकता। दियारे गैर में आना, और जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो अपने एक मिशन पर आते हैं, यहाँ उन्होंने आबाद होना होता है, रहना होता है, लेकिन जब आपको हिजरत करके आना पड़े और आपको कुछ, आप अपने कपड़े तक ना ले सकें घर से, लाइक जब मैं आया तो बगैर किसी चीज के आया हूं पाकिस्तान से, तो अब जब आप इस तरह के दियारे गैर में कसम पुरसी का लफ्ज बोलते थे, लेकिन जब अपने ऊपर बीती तो समझ आई। तो हम हंस रहे हैं तो कोई ये ना सोचे किसी और पे हंस रहे हैं, या असल में शायद हम अपने ऊपर हंस के अपना गम थोड़ा गलत कर रहे हैं। तो खैर वो साहब जो बाहर अंदर आते थे वो ताना बाना बोल रहे थे, वो आपको पता है कि वो फिर जरा सी वो नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो वो पहली बारिश में ही काम खत्म हो गया जनाब उनका तो। हाँ, वो बिल्कुल पहली बारिश में ही वो चले गए, और पहले उन्होंने बुलंद बांग दावे किए, लेकिन उसके बाद पता चला कि साहब जी रुखसत, साहब जी चले गए हैं। तो ये मैं हैरान होता था। अच्छा, मैं खान साहब को उनके बारे में बताता होता था वैसे, कि खान साहब इस तो बचो। तो वो खान साहब आपको पता ही है, वो कहते थे नहीं यार ठीक, इसके अलावा मैंने कहा बस ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो खान साहब नहीं बाज आए, और उसके बाद फिर वो अब बढ़ चढ़ कर, लेकिन ये हुआ कि अब ना उधर के रहे हैं ना वो उधर के हैं, ना वो आईपीपी वाली साइड पे जा रहे हैं, ना वो कहीं और हैं। अब देखते हैं उनकी अगली मंजिल क्या होती है। लेकिन ये इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि खान साहब को नहीं पता चला, और तो खान साहब को मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी होनी चाहिए, पता नहीं अब, क्योंकि मेरी तो 9-10 अप्रैल के बाद मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वही मुलाकात हुई थी, और उसकी मुलाकात के सम्राट जो है हम आज तक आप भुगत रहे हैं। वो आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, एक मैं कैंडिडेट आपसे अगर सवाल करूं, बाजवा साहब को क्या बुरा लग गया था आपने, क्या किया था आपने ऐसा जो इतना बुरा लग गया? मुझे तो पता है मेरे बारे में क्या बुरा लगा होगा, मैं समझ सकता हूं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ क्यों बुरा लग गया मैं, लेकिन आपके बारे में क्या बुरा लग गया? अच्छा, उनका देखें, मैं वो एक बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन एक छोटा सा मैं पोर्शन आपको बता देता हूँ, और बाकी वो जो है अभी तक वो डिक्लासिफाई अभी हम नहीं करते, डिक्लासिफाई करते हैं बाकी। तो एक जो बाकी को क्लासिफाई रखते हैं। बाकी क्लासिफाई रखते हैं, उसकी वो बड़ी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो इंशाल्लाह मैं, खैर वो ये था कि एक तो उन्होंने, अच्छा बाजवा साहब का ख्याल था कि वो जो भी करेंगे तो वो बिल्कुल हम उसको, मैं भी और अरशद भी और बाकी भी, वो आंखें बंद करके उसको हम ऑन करेंगे। इस दौरान हुआ ये कि जब जाहिर है रिएक्शन आना शुरू हुआ लोग, और उसको हमने रिपोर्ट करना शुरू किया, तो उस पे उन्होंने वो नाराज हुए, और काफी बहुत ज्यादा। और फिर उनकी मुलाकात हुई थी एक लाहौर में, लाहौर में मुलाकात हुई रिटायर्ड लोगों के साथ, उसमें उनके साथी भी थे। वो मीटिंग जो है वो जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, सीनियर मोस्ट थे, तो वो भी बेसिकली यही थी, उनको समझाने के लिए थी, क्योंकि एक तरीका होता है ना, एक जाहिर है उनके सबॉर्डिनेट तो नहीं चीफ को बता सकते, और जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, तो एक तरीका होता है कि रिटायर्ड लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाया जाए, वो बताएं ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो ग्राउंड रियलिटी वहां पे उन्होंने बताई, तो वहां पे काफी सख्त सवाल आते हुए थे। मेरे साथ राब्ता किया उन्हीं में से, बल्कि एक पहले जर्नलिस्ट हैं हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं नंबर नहीं ले रहा था, उन्होंने कहा कि ये आपको कॉल्स आ रही हैं, इन दो तीन कॉल्स हैं, ये जरा सुन लें।
तो मैंने सुन ली। तो बाजवा साहब के उस्ताद बोल रहे थे बाकायदा तौर पर, वो कहते हैं कि उन्होंने अपना तारुफ करवाया, तो उन्होंने उस मीटिंग का हाल बताया। उन्होंने कोई कहा, माजरत वैसे कोई अजीम ही इंसान होंगे जो बाजवा साहब के भी उस्ताद हैं। मुझे नहीं पता, मैं एहतराम ही करूंगा लेकिन उनका, लेकिन कोई अजीम इंसान होंगे जो बाजवा साहब के उस्ताद हैं। लेकिन उन्होंने मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप ये रिपोर्ट करें कि हमने ये सवालात उठाए हैं और हमने समझाने की कोशिश की है चीफ साहब को, बाजवा साहब को। उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो सुना। उन्होंने कहा कि बताएं आप रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने कहा जी हम अपनी इस्तात के मुताबिक अपने अंदाज में करेंगे, जाहिर है जो आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं, जर्नलिस्टिक टच देंगे इसको, उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट करेंगे। वो मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद फिर वो बाजवा साहब का बहुत ही सख्त किस्म की एक मैसेज आया, और उसके बाद फिर कॉल, और कॉल में फिर वो काफी गुस्से में थे और काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सख्त आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है। और मैंने कहा कौन सा? तो कहते हैं वो जिसमें आपने लाहौर वाला जिक्र किया। मैंने कहा आपके असातिज़ा ने बताया है हमें, आपके असातिज़ा ने, कहते हैं उनका नाम बताएं। मैंने कहा अगर मेरे पास तो नाम भी है तो नंबर भी है, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप करेंगे क्या? उसके बाद वो खामोश हो गए। उसके बाद फिर अगली जो गुफ्तगू हुई वो काफी, उसको क्लासिफाइड ही रहने दें, ये एक सिलसिला था। तो उसके बाद फिर नहीं, लेकिन सवाल मैं दोबारा करता हूँ, लंबा हो गया आपका जवाब, लेकिन शॉर्ट अगर मुझे आंसर कर सकें कि आप तब भी रांदा दरगाह थे और अब भी हैं, ये वजह क्या है? अच्छा, वजह भाई यही है कि हम रिपोर्ट करते हैं, यानी कि आपके साथ भी एक ताल्लुक तो था, ठीक है ना? हाँ, लेकिन रिपोर्ट तो आप करते थे, तो आपसे हमारी तलब रिपोर्ट तो कलामी करते भी थे ना। होती थी। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल होती थी। हमारे साथ आप चाय भी पीते थे, कॉफी भी पीते थे, हम आपके पास कॉफी चाय पीते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम खबर ना दें, हम वो रिपोर्ट करते थे। और इसी पे ही ये हुआ कि खान साहब को भी बहुत सारी बातें नहीं पसंद आई होंगी उस वक्त, और उसमें नहीं, आपको पता है खान साहब, एक बात तो अभी वो यहाँ नहीं बैठे आपके और मेरे दरमियान, ये बात तो आप गवाही देंगे कि जितना ओपनली और जितने खुले दिल के साथ इमरान खान मीडिया को, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करता है, लेता है, जी हाँ। बात सुनता है। बहरहाल इंसान है, किसी टाइम उनसे हम्म। भी कोई हो सकती है, लेकिन कोई कंपैरिजन मुआवजना दूसरे लोगों के साथ नहीं, नहीं है इस बारे में। वो तो आप देखें ना, वो एक मशहूर सवाल जो था कि जी हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे, या हाँ, इमरान खान गिरेबान का, पकड़ेंगे। ठीक है ना? तो वो सवाल तो मेरा ख्याल है ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी होगा, तो हो इसमें नहीं तो कोई सकता। शक नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता है ना, एक पूरे का पूरा एक सिस्टम एक मौजूद होता है, और वो सिस्टम असल में एक्टिव हुआ होता है कि किसको आपने इन करना है, किसको आपने आउट करना है, किसको आपने नजदीक करना है, हम्म, किसको आपने दूर करना है। तो उस हम्म, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। वो एक आज खुद वो जो हो जाता है ना, फाल हो जाता है सिस्टम, वो वाला। तो इसलिए ये चलता रहता है, लेकिन जाहिर है कि हम अपना काम करना है, जर्नलिस्ट का काम ही ये है, और उसकी हम भुगत रहे हैं, जो सजा भी भुगत रहे हैं। तो आपके भी अच्छा, मुझे बारे में। ये भी पता है, मैं उसमें इन्वॉल्व भी था, एक आध चीज में इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसी दोस्त के थ्रू, कि आपकी एयरवाई के अलावा भी एक दो टीवी चैनल्स के साथ बात हुई, लेकिन फिर हम्म, आपने इसमें गनीमत जानी कि अगर मैंने उधर ज्वाइन किया तो उन दोस्तों के लिए परेशानी हो जाएगी, तो आपने जी कहा हाँ। कि मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। हम्म, मुझ तक ये बात पहुंची थी, तो आपने कहा नहीं, हम्म, अभी मैं बेरोजगार ही रह लूं तो ठीक है। जी। तो अभी अब आगे का क्या प्रोग्राम है? कोई रास्ता नजर आ रहा है? कोई आपको रोशनी नजर आ रही है? कितनी देर तक की आपकी फैमिली, बच्चे, आप, कब तक नजर आ रहा है आपको चीजें होती हुई? तजिया भी दे दें, अपनी बात भी कर दें। अभी मेरा ख्याल है कि चीजें फौरी तौर पे तो कोई बेहतरी नहीं आ रही मुझे। उसकी वजह है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करते हैं, वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि इलेक्शन होने की सूरत में इमरान खान अगर जीतते हैं, अगर इलेक्शन होता है फ्री एंड फेयर, इमरान खान साहब जीतेंगे। अगर इमरान खान साहब आते हैं तो
आप अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बात बिठा दी गई है, सिक्का बंद। और जब तक ये चीज जो है ये मौजूद रहती है और ये असर जाहिर नहीं किया जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो हैं वो ठीक होने वाले हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी ठीक होने वाली है। ये इसके इर्द गिर्द सारी चीज घूम रही है। और ये जो बात बिठाई गई है, ये खास तौर पे आपने मरीम साहबा की तकरीरें सुनी होंगी, जावेद लतीफ साहब की सुनी होंगी, फिर शहबाज शरीफ साहब की। एक चीज वो बार बार कन्वे कर रहे हैं, अब तो ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस, एक तनाजा कि जन आसिम मुनीर साहब को क्योंकि DGISI के तौर पे इमरान खान साहब ने हटाया था, और इसलिए हटाया था कि वो एक फाइल लेके आए थे उनकी अहलिया के बारे में। तो पिछले दिनों ये हुआ कि खान साहब ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उसका जवाब जो आया वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस का कि नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है। फिर मरीम साहबा ने जलसा आम में भी ये बात की। तो ये जो चीज है, यहाँ पे आके मामलात जो हैं वो फंसे हुए हैं, बल्कि फंसे नहीं हुए, मैं तो कहूंगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं ये, इस एक नुक्ते पे कि अब एक सरवाइव किसी एक ने करना है, क्योंकि वो कहते हैं जी आएंगे तो सैक कर देंगे, वो नया आर्मी चीफ लेके आएंगे। पहले भी इन्होंने एक कहानी पहले भी सुनाई कि वो आपको बात पता ही है, वो गुलाम खुर्रम दस्तगीर भी बता चुके हैं, शायद खाकान अब्बासी भी बता चुके हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये बहुत ही कोई खूनी किस्म का इनकलाब लाना चाह रहे हैं। वो नवंबर आएगा, नवंबर में जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाएंगे, वो आर्मी चीफ आके फिर 500 आदमी, फिर स्पेशल कोर्ट्स आएंगी, एहतसाब अदालतें बनेंगी, और वो एक खूनी किस्म का इनकलाब आएगा और 500-700 लोगों को, 1000 लोगों को, 5000 लोगों को, जो भी है उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो वो जैसे एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी और उसकी बुनियाद पे ये सारे का सारा एक कहानी घड़ी गई। अब फिर ये चीज इस वक्त मौजूद है, तो इसलिए मुझे करीब करीब में कोई हालातों वाकयात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, इल्ला ये कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और कोई समझदार लोग दरमियान में आ जाएं। और यही आपने एक चीज और नोट करें कि जैसे ही बातचीत का प्रोसेस शुरू होता था, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता था, यानी कि कोई ना कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल जब ये इंतखाबात की तारीख के हवाले से बातचीत शुरू हुई, तो इधर यौम मई के हवाले, यौम मई पे 1 मई को शायद वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी इस्लामाबाद से, ठीक है ना, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इंस्टिगेट किया जाता था माहौल खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे कोई बात आती थी तो जवान पार्क ऑपरेशन शुरू हो गया था, ये भी हुआ। तो कहीं ना कहीं, और फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने उधर से आया कोर कमांडर्स की तरफ से एक मैसेज आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि स्टेक होल्डर्स आपस में बातचीत करें और अफाम तफहीम पैदा करें। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी ये चीज कन्वे करवाई गई, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वीटो कर दिया, मरीम साहबा ने वीटो कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर ख्वाजा साहब आ गए कि नहीं ये मुज़ाकरात तो बस एवं हो रहे हैं। तो इसलिए अंदर जो चीजें चल रही हैं वो भी बड़ी हैं, ट्रिकी सी हैं। नहीं, मैं समझ गया। अच्छा, एक और आपसे जाती सवाल पूछना था कि ये आपके ऊपर भी अभी तक केस हुआ है एक, जो इंतशार फैलाने का, बदअमनी, मुल्की सलामती के खिलाफ काम करने का, फिर क्लाशन तोप भी निकल आई आपके घर से। तो ये क्या माजरा है? कोई वकील शकील किया है या बस अल्लाह की आसरे पे छोड़ा हुआ है काम और चलने दें काम, यही किया हुआ है या कोई वहां? क्योंकि मैं तो हैरान था जब मैं वहां पर, तो मेरे खिलाफ एक कराची के नाई ने बगावत और गद्दारी का पर्चा करवा दिया कराची से, और वो FIR के अंदर लिखा हुआ था कि मैं शेव कर रहा था, उसके दरमियान में मैंने ब्रेक ली
और मैंने बैठे अपना फोन उठाया, फोन देखा तो उसमें शहबाज गिल जो है वो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बगावत और गद्दारी की तरगीब दे रहा था, तो इसलिए मेरी तरफ से ये मुकदमा दर्ज कर लें। तो ये कानून सीआरपी जो सीआरपीसी 196 है वो तो इसकी इजाजत नहीं देता कि ऐसे आम शहरी किसी पे बगावत और गद्दारी का केस दर्ज करवाएं। तो आपने कोई वकील किया है, क्या किया उसमें? वो जो क्लाशन तोप निकली थी उसके बारे में अब आप बताइए, क्या है आगे? क्लाशनकोफ तो क्या निकलनी थी। ये क्लाशनकोफ एजाज उल हक साहब के लिए भी डाली गई थी, एक दफा शेख रशीद साहब पे भी डाली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि इसका पर्पस कोई और ही था। तो क्लाशनकोफ तो क्या निकलनी थी, घर खाली था और वो सारी फुटेज वुटेज भी, सीसीटीवी आपने फुटेज जो है लगाई थी, वो ट्वीट भी की वो, थी आपने। हाँ जी, वो सारी की सारी चीजें आ गई हैं। तो हम इंशाल्लाह वापस जाएंगे तो इस सारे मामले को देखेंगे और उम्मीद है कि वो क्लाशनकोफ जो है वो कागज की साबित अच्छा, होगी या एक प्लास्टिक एक तो थोड़ी सी क्लोजिंग की तरफ सवाल मेरा कि जो जनरल बाजवा साहब थे उनको सहाफियों की, आम लोगों की तनख्वाहों में इतना इंटरेस्ट क्यों था? हर बंदे को बुला के ये पूछते थे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, ये इसका इंटरेस्ट क्यों था उन्हें? नहीं नहीं, ये पूछते नहीं थे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, ये बताते थे कि मुझे पता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। अच्छा, बताते थे। हाँ, और जितना भी इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, जितना भी वो का इंडिविजुअल हुआ या कलेक्टिवली हुआ, वो पहला सवाल ही उनका ये होता था, आपका भी, आपकी भी तनख्वाह का मुझे पता है, आपका भी पता है, आपका भी पता है। तो मैं एक और भी अच्छा मसला ये है कि ये तनख्वाहों नहीं तो गड़बड़ की ये मसला असल जो है वो उसका वो ये कहते थे कि भाई हमारी तो इतनी इमारत है नहीं। तो एक दफा हमने मजाक में ये भी कहा, मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, हमने कहा जी आप हमारी जगह पे आ जाएं, हम आपकी जगह पे आ जाते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें चौधरी गुलाम हुसैन साहब को 1 मिनट के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ, बाजवा साहब को हाँ कोई पता नहीं, वो दे भी देते ये 1 दिन के लिए, क्योंकि वो हाँ तो आपको पता है चुटकी में हर काम कर लेते थे। वो एक हाँ, दिन के लिए आपकी स्वैप करने की जो है ये राय ले भी हम्म, देते। हम्म। तो ये इसलिए तनख्वाहों का मसला था। और एक दफा ये भी मैं आपको बताऊं कि मालकान को भी कहा गया कि भाई आप इन लोगों की ना तनख्वाहें कम करें, ये बहुत ज्यादा हम्म। तनख्वाहें हैं। असल इशू ये है कि जाहिर है जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाए और खुशहाली हो तो आदमी जरा फिर खुल कंटेंट के बात में करता है। खुल के बात करता है। तो ये जनरल मैं क्रेडिट जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को। मैं तो कहूँगा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे कि उन्होंने ये प्राइवेट टीवी चैनल्स लेके आए और सहाफ़ियों में जो खुशहाली आई है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के उस इक़दाम के बाद आई है जब प्राइवेट टीवी चैनल्स को अलाउ किया। लोग प्रिंट मीडिया से, मैं भी प्रिंट मीडिया से इधर आया तो इधर शिफ्ट हुए और यहाँ पे ज़रा अच्छा बिजनेस, आपको पता है, आई आमदनी, जाहिर टीवी चैनल्स भी कमा रहे थे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो सैलरीज भी थी। तो ये मुझे हैरत होती थी कि आप सिपा सलार हैं लेकिन बाजवा साहब आपको पता ना बादशाह आदमी है, तो वो यहीं से बात स्टार्ट करते थे। कभी हामिद मीर साहब की तनख्वाह का, कभी चौधरी गुलाम हुसैन की, कभी मेरी, कभी किसी, कभी सबके वो तनख्वाहों का बार बार अच्छा जिक्र साबिर साहब, करते थे। ये बताइए कि हमारी काबीना में भी बहुत सारे लोग जो है वो बाजवा साहब के पास अक्सर जाते रहते थे, और मुझे 2 दफा उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं हाजिर हो सका क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो रोल है प्राइम मिनिस्टर के साथ उसमें ये मुनासिब नहीं है कि मैं जाकर उनके हक में या उनके खिलाफ कहीं पर जाके बैठ के बातें करूं। तो मैं हाजिर हाजिर नहीं हो सका था। अब मुझे बाद में समझ नहीं आई कि ये मेरी ये वजह बनी मेरे साथ नाराजगी की, या मेरे साथ नापसंदीदगी की, या मैं परसोना नॉन ग्रांटा जो उनकी नजर में बना, या कोई और वजह बनी। लेकिन वो जितने दोस्त वहां जाते थे आखिर पर मुझे उनको भी कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आया, जो वहां पर दरबार में हाजिरी देते थे और वो हर तरह की बात करते थे वहां पर। तो ये इसको आप कैसे इस पे तजिया करते हैं? बाजवा साहब के बारे में जी आपको मैं बताऊं कि बाजवा साहब के पास जो जो गया है ना, जो जो गया है वो सारे गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, बल्कि मैं तो नहीं गया, मैं फिर भी वहां हूं सर। हाँ, नहीं, मैं जाने वालों की बात करूं, मैं आपको मिसालें दे देता हूँ, मिसालें दे देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब,
ठीक है। हाँ, बड़े ख्वाजा करीब आसिफ थे। साहब बहुत करीब थे ना, गिरफ्तार हुए। मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हाँ, हुए। बड़े करीब। शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए। जरदारी साहब गिरफ्तार हुए। अलीम खान गिरफ्तार हुए। और आप गिनते जाएं, नाम लेते जाएं, तो वो सारे गिरफ्तार होने वालों में शाम जहांगीर तरीन, वो गिरफ्तार होने से बच गया लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हुए। बेरोजगार हुए तो सियासी तौर पर। हाँ, उनके पास जो जो गया वो सारे गिरफ्तार हुए। ये हम्म। हाँ, ये अजीबोगरीब किस्म की बात है कि, हम्म। और ये हो सकता पॉलिटिकल है गिरफ्तार करके जानना चाह रहे हो इनकी तनख्वाह कितनी है या इनकी कमाई कितनी है, अंदर रख के ये इन्वेस्टिगेशन करते हो। आप कुछ कह तो सकते नहीं। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। तो इसके बाद में भी देख लेना आप, जितने भी लोग उनके पास बहुत क्लोज थे, असद उमर साहब भी उन्हीं में शामिल थे। वो भी वो खैर अब गिरफ्तार हुए उस वक्त, लेकिन उनके दौर में गिरफ्तार हुए। वो मैं उस पर हैरान हूँ कि वो सारे के सारे, अलीम खान साहब का गिरफ्तार होना, ख्वाजा आसिफ साहब का होना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का होना, मिफ्ता इस्माइल साहब का होना, और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, ये सारे उन्हीं दिनों में सारे गिरफ्तार हुए ना। जो जो हम देखते थे वही गिरफ्तार हुए थे। ये मेरा ख्याल है कि वो होता ये था कि पहले गिरफ्तार कराओ, उसके बाद इन्होंने रिहा करवाओ। हाँ, और ठीक है। हाँ, 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 ठीक है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम आज आज का जो सिचुएशन देखते हैं, आज जो भी बनती है, और इसके साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं। और आपके साथ निशस्त होगी इंशाल्लाह दोबारा, और नाजरीन के साथ भी निशस्त रहेगी। आज मैं जरा रिवर्स करना चाह रहा था, आप सवालात करते थे, हम जवाब देते थे। आज मैंने कहा उलट करते हैं, हम सवाल करते हैं और आप जवाब दें, और फील करते हैं इस तरफ। ये वाला वैसे काम ज्यादा ठीक है अपना, साबिर साहब। सवाल करके चुप करके बह के एंजॉय करने वाला है काम ज्यादा ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है। ते नहीं नहीं, काम दोनों ठीक होंगे ने। और एक 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 हो ਤੁਹਾਡਾ रिकॉर्डिंग खत्म होएगी तो मैं वजह दस जाऊंगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ उस्ताद क्यों आई। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है जनाब, ठीक है। हाँ, अपना, और इसके साथ जी हमें इजाजत दीजिए। साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे, और हमने लाइटर गुफ्तगू की। पर्पज ये था कि आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हम दोनों ने इकट्ठे वहां काम किया हुआ है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट में था, उनका स्पोक्स पर्सन था। उससे पहले पंजाब में था, उसके बाद मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ रहा। और ये दूसरी तरफ थे, सहाफत कर रहे थे। कई दफा उलझाव भी होता था हमारा, ये कोई स्टोरी करते थे तो हम टूथ एंड नेल उलझाव भी होता था हमारा कि आपने स्टोरी इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे हुई। पर ये अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। बाकी उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है।